वेलकम टू अवर क्लास। आज हम क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फुल डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू? प्लांट CO2 और वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके क्लोरोफिल की हेल्प से बनाते हैं ये ग्लूकोज, और साथ में क्या बनाते हैं, एक इनका वेस्ट गैस निकलता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। लेकिन जब ये फूड बनाते हैं प्लांट, तो करते क्या है? जब प्लांट ये फूड बनाते हैं उस टाइम ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन अगर प्लांट को इस फूड को स्टोर करके रखना है तो ये इसे रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन अगर यही एनिमल में फूड को स्टोर करके रखना है तो उसे रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेट्स सी NCERT ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirements of autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। यानी कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंप्लीट की जाती है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक्स इन द सबस्टेंस फॉर्म ऑफ आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ये लेते हैं बाहर से सब्सटेंस, जैसे कि आपको पता है CO2 और वाटर, उसे ये कन्वर्ट कर देते हैं और उसे स्टोर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि ये मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लिया जाता है, जिसे कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और प्रेजेंस होती है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी सनलाइट को कैप्चर करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। We will study how this takes place in the next session। यानी अभी आप पढ़ोगे कि ये कैसे होता है। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। यानी starch is the most important। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका यूज अगर तुरंत नहीं किया जा रहा है तो इसे स्टोर करके रख दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं प्लांट में, which serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। यानी प्लांट को जब ज़रूरत होती है तब प्लांट इसे एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। यानी अगर एनिमल में इसी एनर्जी को स्टोर करके रखना है तो उसे हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आप ये रिएक्शन देख सकते हो कि CO2 और वाटर ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये CO2 और वाटर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। साथ में ऑक्सीजन वेस्ट गैस होती है जो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और साथ में ही ये वाटर को भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट अब आपको देखना है कि स्टेप्स क्या होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या की जाती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाटर को ब्रेक डाउन कर देता है। वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है ये किसमें होता है, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो फॉर्म में
ब्रेक हो जाता है। और थर्ड नंबर पे जो CO2 होता है वो रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी CO2 ही आगे चल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। चलिए बुक से देख लेते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है? द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब आपको पता होगा कि जो डिजर्ट वाले प्लांट जो होते हैं वो करते क्या हैं? CO2 डिजर्ट वाले प्लांट अगर ये स्टोमेटा को ओपन करके रखेंगे तो यहाँ पे इनके स्टोमेटा से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है। तो इसलिए अब ये क्या करते हैं? ये नाइट में ही CO2 को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और इसे किसी इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज कर लगते हैं। और डे टाइम में जब सनलाइट होती है तो ये क्या करते हैं? फिर से इसे CO2 में कन्वर्ट करके अगेन इसमें ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। देख लेते हैं NCERT बुक से। These steps need not take place one after the other immediately. For example, यानी कहा गया है कि आपकी ये जो फोटोसिंथेसिस की तीनों स्टेप हैं ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली एक ही साथ तुरंत हो रही है। क्यों? क्योंकि डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यानी ये कहा जाता है कि डिजर्ट प्लांट, अगर ये डिजर्ट प्लांट अपने स्टोमेटा को ओपन करके रखेंगे तो क्या होगा? इनसे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये डे टाइम में क्या करते हैं? स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और नाइट टाइम में ही ये CO2 को क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर दिन के टाइम में क्या करते हैं? एनर्जी को नेक्स्ट ये डे के टाइम क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक बात ये है कि इसे आखिरी सनलाइट की एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो आपको पता है कि किसी भी सेल प्लांट की सेल में प्रेजेंट होता है एक सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। चलिए देख लेते हैं। Let us see how each of components of the above reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe the cross section of a leaf under microscope, अगर आप एक माइक्रोस्कोप में लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, you will notice the some of cells certain green dots, कुछ ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देगी, और ये these green dots are cell organelle called chloroplast which contain chlorophyll। यानी ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये एक सेल ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट और इसके पास इस तरीके से सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। लेट अस डू, अब इसके बाद एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। मैं क्या करूँगी कि सारी एक्टिविटी आपको एक साथ एक लेक्चर में प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा।
आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत किसकी होती है, CO2 की, और साथ में वाटर की। अब ये CO2 प्लांट में एंटर कहाँ से करता है, तो प्लांट में टाइनी पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ के सरफेस पे, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये रहा स्टोमेटल पोर। यहाँ से क्या होता है, CO2 अंदर एंट्री करता है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में। तो एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से 2 गार्ड सेल, और इस गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड साइड में प्रेजेंट होती है इनके सब्सिडरी सेल, जो क्या करता है, गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल। तो चलिए इसे हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। नाउ लेट अस द स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन CO2। अब हम जानेंगे कि प्लांट कैसे CO2 को ऑब्टेन करते हैं। प्लांट CO2 को ऑब्टेन करते हैं स्टोमेटा से। वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा, हमने बात की स्टोमेटा के बारे में। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यानी छोटे छोटे लीफ के सरफेस पे पोर प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी गैस क्या होती है, एक्सचेंज होती है, यानी CO2 स्टोमेटा के अंदर आता है और ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर जाता है। किस पर्पज से, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। लेकिन आपको ये नोट करना होगा, पता होना चाहिए कि जो गैस एक्सचेंज होता है ये रूट एंड लीफ से भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, यानी आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि क्या होता है। इस स्टोमेटा में पोर है और इस स्टोमेटल पोर से साथ में बहुत सारा वाटर भी क्या होता है, यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब इस वाटर लॉस से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने इस गार्ड सेल को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और अगर इन्होंने गार्ड सेल को क्लोज करके रखा है, यानी बंद करके रखा है, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो गार्ड सेल है ये क्या है, क्लोज है, यानी स्टोमेटा क्लोज है, और आपका जो गार्ड सेल होगा ये श्रिंक हो जाएगा, इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। और अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा कि ये जो आपका गार्ड सेल है ये स्वेल हो जाता है। यानी ऐसा प्लांट करते क्यों हैं, क्योंकि प्लांट वाटर लॉस को बचाना चाहते हैं, जिस प्लांट से ज़्यादा वाटर बाहर रिलीज ना हो जाए। इस कंडीशन में प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी से देख लेते हैं। But it is important to note here that the exchange of gases occur across the surface of stem, root, leaf as well. Since large amount of water also can be lost through the each stomata, the plant close these pores when it does not need CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट क्या कर लेते हैं, इस पोर को क्लोज कर लेते हैं जब इन्हें CO2 की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये ओपन और क्लोज होने का पोर का काम कौन करता है, तो ये गार्ड सेल करते हैं। गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, गार्ड सेल स्वेल हो जाता है जब वाटर इनके अंदर आता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन, जिससे कि आपका स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक, और अगर पोर को क्लोज करना है तो गार्ड सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको पता है होना चाहिए कि प्लांट को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, यानी कि प्लांट को अपने डेवलपमेंट करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये रॉ मटेरियल वो होते हैं जिससे ये फोटोसिंथेसिस करके एटीपी को बना सकें। अब प्लांट को CO2 मिल जाता है इन्वायरमेंट से, लेकिन प्लांट को वाटर जो है वो मिलता है रूट से। प्लांट को अपनी बॉडी को बनाने के लिए और भी मटेरियल मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और ये मिनरल्स आपको मिलते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से ही। नाइट्रोजन जो होता है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, और ये जो नाइट्रोजन है प्लांट को नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में मिलते हैं। तो देख लेते हैं। सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपको पता चल गया कि ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी को कैसे लेते हैं। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, यानी प्लांट को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को बनाने के लिए। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant। जो भी टेरिस्ट्रियल प्लांट हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉयल। और जितने भी मटेरियल हुए जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इन सबों को भी हम सॉयल से ही लेते हैं। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। यानी कि नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है और अदर कंपाउंड बनाने में भी। This is taken up from in the form of inorganic nitrates and nitrites। इसे इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लिया जाता है। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या तो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ले सकते हैं जो बैक्टीरिया प्रिपेयर करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।